हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। कम्युनिटी मेडिसिन में हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, और अगर आपको कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी वीडियो देखनी है आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन की एक प्लेलिस्ट है, तो इनको हम कुछ सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिसीज़, कंसेप्ट ऑफ डिसीज़ में हम केवल इनका डिफरेंस ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, छोटे से टॉपिक हैं। कॉजेशन में ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी और एडवांस मॉडल ऑफ ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे से टॉपिक है, इजी से टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और कॉजेशन में ही हम पढ़ेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीजेस और आइसबर्ग ऑफ डिसीजेस, ठीक है। फिर हम आते हैं कंट्रोल में हम डिसीज कंट्रोल पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस, आईडीएसपी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। प्रिवेंशन में लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हम यहाँ से समझ जाते हैं तो जहाँ भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएंगे, आगे जो टॉपिक कवर किए जाएंगे कम्युनिटी मेडिसिन में, तो आप इनको यहाँ से भी लिख सकते हैं, बस हमें समझ में आने चाहिए। तो वीडियोस कुछ इस सीक्वेंस में आएंगी। सबसे पहले आज हम कवर करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। तो आगे वाली वीडियोस के लिए भी आप चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, और हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ डिसीजेस पे। कंसेप्ट ऑफ डिसीजेस में हम डेफिनेशंस देखेंगे कि डिसीज की कितनी सारी डेफिनेशन आई हैं, जिस अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एपिडेमियोलॉजिस्ट ने उसको डिसीज को डिफाइन किया है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर, अ कंडीशन इन विच अ बॉडी इज इम्पेयर्ड एंड अ डिपार्चर फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शन। तो क्या है कि वेबस्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी हेल्थ या स्वास्थ्य बिगड़ता है, जो बॉडी है, या फिर कहें कि जो बॉडी की हेल्थ है या स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब जो बॉडी की कंडीशन या हेल्थ की कंडीशन है वो गड़बड़ हो जाती है, और ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो कि रोज के कामों को जो रोज के काम होते हैं उनमें उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो वेबस्टर के अकॉर्डिंग डिसीज की ये डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड, condition of body or some part of organ of the body in which it function are disrupted or deranged। तो ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, बॉडी या बॉडी के कोई भी पार्ट या कोई ऑर्गन का फंक्शन डिरेंज या डिस्टर्प्टेड हो जाए, मतलब या फिर कहें अबनॉर्मल हो जाए। जैसे कि मतलब अबनॉर्मल का मतलब अनेबल टू डू समथिंग या सम वर्क प्रॉपरली, और अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, ठीक है। तो ये डिस्टर्प्टेड का मतलब होता है कि है ना, कोई भी एक्टिविटी करने में कोई डिफिकल्टी आ रही हो। मतलब अब ये पेन है, ठीक है। पेन एक होगा कि अगर हम फंक्शन की बात करें, पेन हमने उठा लिया है लेकिन हमें उठाने में डिफिकल्टी हुई है। एक है कि हम पेन उठा ही नहीं पाए हैं, तो मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग ये था। अब इकोलॉजिकली अगर हम बात करें, माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट, मतलब जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट से वो नहीं कर पा रहा है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से डिसीज हो रही है। अब हम देखते हैं डिसीज, इलनेस और सिकनेस में डिफरेंस। तो डिसीज क्या होती है? डिसीज मतलब विदाउट ईज, या कहें हम अनईजीनेस, व्हेन समथिंग इज रॉन्ग विद बॉडी फंक्शन, या फिर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो डिसीज क्या है? मतलब विदाउट ईज, जो कि बेचैनी या फिर बिना आराम के कोई भी चीज़ हो रही हो, ठीक है, या फिजिकल वर्क या एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, उसको हम डिसीज बोलेंगे। इलनेस क्या होता है? इलनेस मतलब डिसीज तो है ही, लेकिन उसके अलावा डिसीज की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आता है उसको हम इलनेस बोलते हैं, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज प्लस इंडिविजुअल परसेप्शन एंड बिहेवियर इन द response to disease, impact of that disease on psychological environment, subjective state of person who feels aware of not being well।
तो इन सब का मतलब यही हो गया कि है ना, वो अपना उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो अपने आसपास के लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, एनवायरनमेंट उसका डिसीज की वजह से चेंज हो जाता है, मेंटल स्टेट भी खराब हो जाती है, तो इलनेस में ये आ जाता है। अब आते हैं सिकनेस पर। सिकनेस क्या है? बीमारी के चलते वो सोसाइटी और कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, उसके साथ बीमारों मतलब अगर ये है कि उसे बीमारी हुई है तो उसे बीमारी वाला ही बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, एक जैसे जो बीमार लोगों को करते हैं, तो उसका ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो जाता है। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन। हमने कंसेप्ट ऑफ डिसीज पढ़ लिया। अब कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन में हम जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही छोटी सी है, वो उसका कोई मतलब भी नहीं है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड पढ़ेंगे, ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, एडवांस मॉडल ऑफ ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज में क्या है, देखिए क्या होता है कि मतलब 19 और 20 सेंचुरी में ये जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो थी, ये थ्योरी बहुत ज़ोरों से आई थी और चली भी थी। ये है ना, ये केवल एजेंट डिसीज, इसके बारे में ही एजेंट मैन मतलब एजेंट और मैन इंटरेक्ट करते हैं, उससे डिसीज होती है, ये केवल इतना बताती है। जो जर्म थ्योरी है वो इतना ही बताती है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताती है। एजेंट मतलब क्या है, एजेंट मैन में जाएगा और डिसीज हो जाएगी, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज ये कहती थी। अब क्या क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब ये जो थ्योरी थी, क्या जो कि मतलब ये थ्योरी थी, तो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एपिडेमियोलॉजिस्ट आए, ठीक है। उन्होंने इस थ्योरी के आगे सोचा ही नहीं, लेकिन फिर टाइम टू टाइम इसके लिमिटेशंस पता चली कि इसमें ये चीज़ नहीं है, भाई कोई तो फैक्टर होगा जिसकी वजह से डिसीज हो रही है, केवल एजेंट और मतलब कोई बैक्टीरिया और मैन के कांटेक्ट से ही डिसीज नहीं हो रही है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज एक टाइम तक बहुत चली थी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि अगर एजेंट मैन में जाता है तो हरेक को डिसीज नहीं हो रही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से ये डिसीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी लो है, तो उसमें वो आदमी ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। बैक्टीरिया हर एक के कांटेक्ट में आता है, लेकिन हर कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा, ठीक है। अभी देखा गया है बीमारी जो है वो शायद ही कभी अकेले एक एजेंट के कारण होती है, बल्कि मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिन पर वो बीमारी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से डिसीज होती है। मॉडर्न मेडिसिन जो है अब वो पुरानी जर्म थ्योरी से बहुत आगे पहुंच चुकी है, ठीक है। अब आते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम सारे ट्राइंगल देख लेते हैं कि क्या क्या हैं, फिर हम मेनली पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। तो देखिए ट्राइड में क्या है, एनवायरनमेंट, एजेंट और होस्ट, इनका रिलेशनशिप दिखाया गया है, इनका इंटरेक्शन दिखाया गया है। अब हम आते हैं ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में एनवायरनमेंट, एजेंट, होस्ट तो है ही, प्लस उसमें टाइम आ गया है, टाइम में मतलब इंक्यूबेशन पीरियड आ गया है, ठीक है। अब हम आते हैं एडवांस मॉडल ऑफ ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसमें क्या है, सब ऐसे ही है। देखिए एजेंट की जगह कॉजेटिव फैक्टर आ गया है, मतलब एजेंट में बस वही छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह आ गए। कॉजेटिव फैक्टर हम उसमें एक नया नाम दे रहे हैं। अब आते हैं हम होस्ट में, ग्रुप हो गया, पॉपुलेशन हो गई, या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के अलावा बिहेवियरल, कल्चरल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर, ये सब इंक्लूड हो गए हैं। टाइम तो इसमें है ही, ठीक है। तो ये 3 ट्राइंगल हैं। अब हम पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के बारे में। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, देखिए जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को डिस्कार्ड कर दिया गया जब ये पता चली कि है ना, केवल मैन और ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट से आने से डिसीज नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिसीज होती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ट्यूबरकुलोसिस से तो सब एक्सपोज होते हैं, मतलब सारे लोग बैक्टीरिया से एक्सपोज होते हैं, लेकिन हर एक को बैक्टीरिया जो ट्यूबरकल बैसिलाई है वो उसको इन्फेक्ट नहीं करता, हर एक को टीबी नहीं होती। लेकिन वहीं पे अगर किसी की इम्यूनिटी लो है ना, कोई मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा, या किसी का जेनेटिक कोई फैक्टर है जिसको, अगर ये सब लो हैं तो उसको जाके डिसीज हो रही है। हर एक इंसान को नहीं है, कोई स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो वो डिसीज से बच पा रहा है, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब यही था। जर्म थ्योरी में क्या था कि केवल एजेंट और डिसीज
मतलब एजेंट और डिसीज ही दिखाए गए थे, उसमें कोई फैक्टर्स दिखाए नहीं गए थे। जैसे इम्यूनिटी लो होगी, एनवायरनमेंट गंदा होगा, अंडर नरिश्ड होगा, जेनेटिक भी हो सकता है कुछ, तो ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं डिसीज़ के। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में यही बताया गया है। तो जर्म थ्योरी में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी गड़बड़ थी, जिसको मॉडिफाइड करके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बनाया गया। ठीक है, अब क्या है इसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में अकरेंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी डिसीज वेदर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ फॉलोइंग 3 फैक्टर। वही जो हमने ट्रायड में देखा, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तो डिसीज अगर हो रही है तो चाहे वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, वो किसके इंटरेक्शन से हो रही है, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के। देखिए, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होने से डिसीज होती है। ठीक है, एपिडेमिक भी होता है और इस डिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है कम्युनिटी में, मतलब वो डिसीज फैलती भी है कम्युनिटी में। अब मॉडल यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स, ये जो मॉडल है बहुत सारे टाइम्स, मतलब बहुत सारे ईयर से ये यूज हो रहा है। ये एपिडेमियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है टू फोकस ऑन डिफरेंट क्लासेस ऑफ फैक्टर्स एंड स्पेशली रिगार्ड टू इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब वही है कि उनको स्टडी में हेल्प करता है कि है ना, और डिसीज के बारे में और स्टडी करने में हेल्प करता है। मेयर प्रेजेंस ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू स्टार्ट डिसीज इन मैन। अब क्या है, एजेंट अपना मतलब एजेंट अपनी जगह, होस्ट अपनी जगह, एनवायरनमेंट अपनी जगह, ये अगर अलग अलग अपना काम कर रहे हैं तो डिसीज नहीं हो रही है, इनका किसी का इंटरेक्शन हो जा रहा है तो डिसीज होगी। एजेंट अगर होस्ट में घुस जा रहा है, प्रॉपर एनवायरनमेंट है, तो होस्ट में डिसीज हो रही है। ठीक है, ऐसा इसने कहा है। अब क्या है, इंटरेक्शन ऑफ दीज फैक्टर टू इनिशिएट द डिसीज प्रोसेस इन द मैन। वही है कि अलग अलग अगर ये अपना अपना अपने काम से मतलब रख रहे हैं तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर जैसे ही इनका इंटरेक्शन हो जाता है ना, तो वो डिसीज कॉज कर रहे हैं। अब आते हैं एजेंट पर। अब हम एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट को अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई एजेंट जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है ना। तो एजेंट क्या है, फर्स्ट लिंक इन अ चेन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, जिसको हम बोलेंगे डिसीज एजेंट। फर्स्ट लिंक होते हैं डिसीज को ट्रांसमिट करने में, डिसीज जो स्प्रेड होती है, यही इनका रोल बहुत होता है। अब एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, फोर्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस, ये क्या करते हैं, डिसीज को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी वो डिसीज इनिशिएट कर रहे हैं, कम है तो भी डिसीज इनिशिएट कर रहे हैं। एजेंट हम एजेंट को हमने 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सोशल। तो बायोलॉजिकल में क्या है, लिविंग एजेंट ऑफ डिसीजेस। ये लिविंग एजेंट होते हैं जैसे कि वायरस, रिकेट्सियाई और फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। इन्फेक्टिविटी क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ एजेंट टू मल्टीप्लाई और इन्वेड। के इन्फेक्टिविटी मतलब जब उसने जो एजेंट है, मतलब बैक्टीरिया है कोई, तो वो बॉडी में एंटर कर गया है और वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। पैथोजेनिसिटी क्या होती है, एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली इलनेस, मतलब उसने कितने टाइम में अपना असर दिखाया। वायरुलेंस क्या होता है कि कितना सीवियर केस है, या मतलब अगर वो जल्दी सही हो जा रहा है तो वो सीवियर नहीं है, और अगर जल्दी मतलब लेट सही हो रहा है तो उसकी वायरुलेंस बहुत ज़्यादा है और वो उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, है ना। अगर इनकी एक्सेसिव या अगर इनका ज़्यादा इनटेक हो जाए या फिर इनटेक हो ही ना, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। अब जैसे क्या है, पीईएम जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है, अनीमिया, गॉइटर, ओबेसिटी, विटामिन डेफिशिएंसी। अब हम आते हैं फिजिकल एजेंट पर। फिजिकल एजेंट में क्या है, एक्सपोजर टू हीट, कोल्ड, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड। तो इसमें कोई भी वो हो सकता है फैक्टर। अब क्या है, केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में एंडोजेनस, एक्सोजेनस होता है। तो एंडोजेनस में क्या है, इनसाइड द बॉडी, जो मतलब जो भी केमिकल बॉडी के अंदर है, जैसे कि यूरिया से क्या होगा, अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो यूरेमिया,
बिलीरुबिन, सीरम बिलीरुबिन होगा तो जॉन्डिस हो जाता है, कीटोन होगा तो कीटोसिस, यूरिक एसिड से गाउट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से किडनी स्टोन बनते हैं। एक्सोजिनस जो कि बॉडी के बाहर जो केमिकल हैं जैसे कि एलर्जन, मेटल्स, फ्यूम्स, डस्ट, गैस, इंसेक्टिसाइड। अब हम आते हैं मैकेनिकल एजेंट पे। मैकेनिकल एजेंट जो है उसमें क्रॉनिक फ्रिक्शन की वजह से जो भी क्रॉनिक फ्रिक्शन की वजह से क्रशिंग होगी, मतलब एकदम क्रश हो जाएगा, ठीक है, टीयरिंग होगी, स्प्रेन, डिसलोकेशन, ये आते हैं मैकेनिकल एजेंट में। अब आते हैं सोशल एजेंट में। सोशल एजेंट मतलब उसमें पॉवर्टी आएगी, स्मोकिंग, अब्यूज ऑफ ड्रग, मैटरनल डेप्रिवेशन। तो पॉवर्टी की वजह से भी जैसे अब कोई प्रॉपर फूड इनटेक नहीं कर रहा है क्योंकि उस पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी वजह से भी डिसीज हो सकती है। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। या फिर एजेंट को 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, तो आप इनको याद रखना। अब हम आते हैं होस्ट। होस्ट क्या होता है? होस्ट एक सॉइल की तरह होता है और एजेंट जो होता है वो सीड की तरह होता है ना। सॉइल मतलब मिट्टी। अब मिट्टी में हम सीड डालेंगे तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो मतलब होस्ट में अगर सीड मतलब एजेंट आएगा तो डिसीज ग्रो करेगी। तो कहने का मतलब ये है। तो जिसमें होस्ट क्या चीज है? जिसमें पैथोजन या फिर ऑर्गेनिज्म एंटर करता है और वहां पे रहता है, मतलब इन्वेड करता है और वहां पे मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से डिसीज डेवलप हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमने इम्यूनिटी, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, कुछ अंडर नरिश या फिर कुछ भी आप ले लीजिए, उनकी वजह से डिसीज की देखी जाएगी कि हो रही है कि नहीं हो रही। होस्ट को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, बायोलॉजिकल, जेनेटिक फैक्टर, ग्रुप, ब्लड ग्रुप, सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, बीपी, डेमोग्राफिक में एज, सेक्स और एथनिसिटी। अब सोशली में देखें, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, लिविंग हैबिट, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज, यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग। ठीक है, तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स में ये आ गए। अब हम इन सब में मिला के कुछ चीजें हैं जो कि हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब उनको आपको याद रखना है क्योंकि ये आप याद रखें, थोड़े बहुत याद रख लेना। कुछ हम एज, सेक्स के एज में कौन सी डिसीज होती है, मतलब ये सब हम ध्यान रखेंगे कि होस्ट में ये जानना जरूरी है। तो अब आगे एज पे। एज में क्या होता है कि हर डिसीज, मतलब कोई डिसीज, कुछ डिसीजेस जो होती हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप में होती हैं। चाइल्डहुड में मीजल्स बहुत कॉमन होता है, मिडिल एज में कैंसर कॉमन होता है, ओल्ड एज में एथेरोस्क्लेरोसिस कॉमन होती है। तो इस तरीके से एज भी अफेक्ट करती है। ठीक है, जेंडर में क्या है कि जो सेक्स डिफरेंस होता है, मतलब जैसे मेल में अलग बीमारी हो सकती है, फीमेल में अलग बीमारी हो सकती है। डायबिटीज जो है फीमेल में सब ज्यादा देखी गई है, हार्ट डिसीज जो है वो मेल्स में ज्यादा देखी गई है। या फिर सर्वाइकल कैंसर देख लीजिए, वो भी फीमेल में ज्यादा देखा गया है। जेनेटिक में हार्मफुल जीन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन में गिव राइज टू द डिसीज। अब कुछ डिसीज होती हैं या फिर डिसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो। अब हम आते हैं एज में। जैसे कि मैंने बोला कि है ना, अब उनमें से जो होस्ट के हमने वो पढ़े क्लासिफिकेशन, तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि है ना जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उसका कैसे फ़र्क पड़ता है वो हम देखते हैं। एज से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डिसीज़ मतलब कौन सी एज में कॉमन है। चाइल्डहुड में मीजल्स है, मिडिल एज में कैंसर हो सकता है, ओल्ड एज में एथेरोस्क्लेरोसिस कॉमन होगी। ठीक है, जेंडर से भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। फीमेल में जो होता है उसमें डायबिटीज कॉमन होती है, सर्वाइकल कैंसर कॉमन होता है ना। मेल्स में हार्ट डिसीज कॉमन होती है। जेनेटिक में क्या है, कुछ डिसीज होती हैं सॉरी, कुछ डिसीज होती हैं जो कि है ना जीन के ट्रांसलोकेशन हो जाए या फिर
कुछ हार्मफुल जीन होती हैं जिसकी वजह से डिसीज होती है, जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप, स्पाइना वाइफेडा। अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेंटल डिसीजेस, ये जेनेटिक कॉजेज हैं। न्यूट्रिशन में क्या है, पुअर न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज होंगी, जैसे क्वेश्चकर एनीमिया। अगर अगर हमने कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया तो ओबेसिटी, डायबिटीज़ के चांसेस भी हो सकते हैं। ऑक्यूपेशन में लेड पॉइजनिंग, सिलिकोसिस, एक्सीडेंट, ये जो ऑक्यूपेशन करते हैं उनमें ये डिसीजेस कॉमन होती हैं। अब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग की वजह से ओरल और लंग कैंसर होता है। अगर हम ओपन एयर डिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, सॉइल पोल्यूशन होगा जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल पैरासाइट स्प्रेड होंगे। अब क्या है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उससे डिसीजेस हो सकती हैं, अल्कोहल इंटेक से तो डिसीजेस होती ही हैं। इन्वायरमेंट भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल और मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, और होस्ट को हम बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। ऑल दैट विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल human host, living or non-living, and with which he is in constant interaction। हम अपने सराउंडिंग के कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ है जो कि होस्ट के, मतलब हमारे आसपास, हमारे एक्सटर्नली जो भी चीज़ है उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है कि मोस्ट ऑफ इल हेल्थ इन इंडिया इज ड्यू टू द पुअर एनवायरनमेंट। पुअर एनवायरनमेंट की वजह से डिसीजेस होती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट इज अप्लाइड टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल फैक्टर्स विद विच मैन इज इन कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन। देखिए सारी चीज़ें वही मिला के। फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफी, हीट, लाइट, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। अब इन्हीं में से कुछ डिस्टर्ब हो जाए या फिर मान लीजिए एयर पॉल्यूशन हो जाए तो जो हम इनहेल करेंगे तो वो पॉल्यूटेड एयर होगी, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड ज़्यादा डिसीज होंगी। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होगा तो उससे जो मच्छर वगैरह होंगे उनसे ज़्यादा रिलेटेड डिसीज होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिकल फैक्टर ये अपना रोल प्ले करते हैं। पुअर एनवायरनमेंट से मतलब है जैसे अनसेफ वाटर, कंटामिनेटेड सॉइल, पुअर हाउसिंग, लैक ऑफ डिस्पोजल फैसिलिटीज फॉर ह्यूमन एक्सक्रीटा और सॉलिड वेस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल में क्या है, बायोलॉजिकल में एनिमल, इंसेक्ट, रोडेंट्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, वही जो हम अपनी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग अच्छे होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ आसपास के लोग अच्छे नहीं होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को मतलब खराब ही करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। इससे आगे जो कि एडवांस मॉडल और ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसके बाद फिर हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीजेज भी कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर। और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें, नोट्स चाहिए तो